नमस्कार। मैं कल्पना सिंह आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ कुछ आंकड़े लेकर के। और ये जो आंकड़े हैं ये किसी राजनीतिक दल के आंकड़े नहीं हैं। और ये आंकड़े दिए हैं हमारी एक सरकारी संस्था ने, जो कि भारत सरकार के अधीन रह कर के कार्य करती है। और इस संस्था का नाम है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और इस संस्था के अनुसार हमारे देश में 2017 से लेकर के 2021 तक लगातार आत्महत्या के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसके विपरीत जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो हमारी सरकार है वो दावा करती है कि देश में सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो यहाँ तक कहता है कि देश में सब कुछ चंगा सी। और जो अमेरिका रूस के प्रधानमंत्री हैं वो बिना मोदी जी से परामर्श किए कोई कार्य ही नहीं करते, कोई डिसीज़न ही नहीं लेते। इतना हमारी मोदी जी का प्रभाव जो है देश विदेश में बढ़ रहा है। उनकी जो कार्य क्षमता है वो इतनी अच्छी है, उनकी जो नीतियां हैं वो इतनी अच्छी हैं कि सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। देश विदेश तक उनके नाम का डंका बज रहा है। 18-18 घंटे वो काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं, ये सोचने वाली बात है। आज हम देखते हैं हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी एक विकट समस्या बनी हुई है, जिसके जाल में लोग इस तरीके से फंसते चले जा रहे हैं कि उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। साल दर साल हम देख रहे हैं कि लोगों की जो कंपनियां बंद होती जा रही हैं और जो सरकारी कंपनियां हैं वो निजी हाथों में जाती जा रही हैं। और वहाँ पर फिर उनकी छटनी प्रक्रिया करके क्या होता है, जैसे एक सरकारी कंपनी जो एम्प्लॉयमेंट देती है 100%, ठीक है, अपनी कंपनी में जो भी उनका है, उसका जो है जब वो निजी हाथों में चली जाती है तो वही परसेंटेज जो घट के जो होती है, 100% जो दे रही थी सरकारी कंपनी जॉब, वो घट करके जो है 40% पे पहुंच जाता है। इतनी छटी इस हद तक छटनी कर दी जाती है। तो ऐसी दशा में लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं, आमदनी के साधन उनके ख़त्म होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी भी आजकल जो है, कल से उनकी ये महंगाई पर हल्ला बोल पहले इन्होंने 4 तारीख को, 4 सितंबर को किया था, और वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि देश को बांटने की भी नीति बड़ी ज़ोरों पर चल रही है, सांप्रदायिक। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो बाहर की कंपनियों ने, विदेशी कंपनियों ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो सारे भारतीय मार्केट को छोड़ करके एग्जिट लेते जा रहे हैं। अब ऐसे में देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका डमाडोल होना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि ये आत्महत्या के जो आंकड़े हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आप ये सोचिए, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक स्थिति तो इससे कहीं ज़्यादा जो है भयानक होगी, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो हमेशा कम करके दिखाए जाते हैं, जबकि वास्तविक आंकड़े उससे कहीं ज़्यादा बड़े आंकड़े होते हैं। और इस इतने गंभीर विषय को लेकर के हमारा जो गोदी मीडिया है वो इसको कोई तवज्जो नहीं देता। उनके लिए यह डिस्कशन का कोई मुद्दा ही नहीं है। यानी कि सरकार को सवालों से बचना है और गोदी मीडिया को उनको सवालों को से बचाना है। इस तरीके से वो कुछ ना कुछ डिबेट प्रोग्राम ऐसा चलाते हैं कि लोगों को, जनता को भ्रमित किया जा सके, उनके ध्यान को भटकाया जा सके। अब ऐसे में इस जो गंभीर विकट समस्या है, जो जनता के मुद्दे हैं, जिनसे जनता शोषित होते होते, त्रस्त होते होते इस हालात में पहुंच गई है कि अब आत्महत्या ही सहारा दिखने लगा है, तो ये गंभीर चिंतन का विषय है। हम आपको वो आंकड़े भी दिखाएंगे, साल दर साल उसके विषय में भी बताएंगे। और ये आंकड़े हैं एनसीआरबी के, जो कि सरकारी संस्था है। ये फिर से एक बार सुन लीजिए। और उसके बावजूद सरकार इनको महत्व नहीं दे रही, इन आंकड़ों को, और न ही इनके आधार पर अपनी जो नीतियां हैं उसको फॉर्मुलेट कर रही है। जनहित में कुछ नहीं कर रही, केवल मित्रों के हित में हमारी मोदी सरकार काम कर रही है। 2021 में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या रही है 1,64,000। और इसमें आत्महत्या करने वाला हर चौथा इंसान एक दिहाड़ी मजदूर था। और दिहाड़ी मजदूरों की जो टोटल जो परसेंटेज रहा है जिन्होंने आत्महत्या की वो है 25.6%। और संख्या है इनकी 42,004। इसमें महिला मजदूर भी शामिल हैं, 4,246 महिलाएं भी हैं जिन्होंने आत्महत्या की। वहीं हम बात करते हैं स्वरोजगार से संबंधित लोगों की, तो जिन्होंने आत्महत्या की, इनका जो फिगर रहा है वो रहा है 20,231 और परसेंटेज वाइज 12.3%। और इसमें से 20,000 लोगों में से 12,055 जो हैं वो खुद का व्यवसाय करते थे, जबकि 8,176 लोग अन्य तरीके के स्वरोजगार से संबंधित थे। तो ये आंकड़े बताते हैं कि स्थिति गंभीर रही है और अभी भी है।
और सरकार को अपनी आर्थिक नीति पर विवेचना पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। तो कृषि क्षेत्र की हम जब बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें कोरोना के टाइम पे जब बाकी जो सेक्टर्स है जिनकी जीडीपी नेगेटिव चल रही थी, कृषि क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसकी जीडीपी नेगेटिव नहीं थी। यानी कृषि क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें 12 महीने करने के लिए काम है। लेकिन बावजूद इसके 2021 में किसानों ने और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्याएं की। और इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के जो टोटल कुल मामले हैं वो हैं 10,881, यानी 10,881। ये हैं फिगर्स टोटल। अब इसमें से जो किसान हैं उनके फिगर्स क्या हैं जिन्होंने आत्महत्या की? 5,318। वहीं जो खेतीहर मजदूर हैं जो किसान की ज़मीन पर काम करते हैं उनकी संख्या रही 5,563। और ये हम सब जानते हैं कि शहर के मुकाबले गांव में सस्ता होता है। वहाँ जीवन यापन करना शहर के मुकाबले आसान है, कम पैसे में काम चल जाता है। लेकिन बावजूद उसके इस क्षेत्र में भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और सब घाटे में जा रही है खेती भी, और लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है और सरकार को इस पर सोचना होगा। फिर हम बात करते हैं अन्य क्षेत्रों की जहाँ लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी, जो नौकरी पेशे वाले लोग थे। तो उसमें जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सन 2021 में जो प्रोफेशनल्स, जो वेतनभोगी श्रेणी थी, उसमें जिन लोगों ने आत्महत्या की उनके आंकड़े क्या थे? 15,870, 15,870। और साथ ही इस साल आत्महत्या करने वालों में 13,714 बेरोजगार और 13,089 छात्र भी शामिल हैं। अब आप देख लीजिए स्थिति कितनी चिंताजनक स्थिति है। वहीं 2021 में आत्महत्या करने वालों में 23,179 गृहिणियां भी शामिल हैं, हाउसवाइफ्स भी। इनमें से किसी भी श्रेणी में ना आने वाले लोगों को अन्य श्रेणी में वर्गीकृत किया है एनसीआरबी की रिपोर्ट में। और इस अन्य श्रेणी वाले लोगों में जो आत्महत्या में के जो आंकड़े हैं वो क्या हैं? 23,547। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं ये इसका आत्महत्या के कारणों से संबंधित ये नहीं है, लेकिन ये केवल आत्महत्याओं को दिखाते हैं कि किस सेक्टर के कितने लोगों ने आत्महत्याएं की, कितने नौकरी पेशे वाले लोगों ने की, वेतनभोगी वर्ग ने, कितने कृषि क्षेत्र के लोगों ने की, कितने दिहाड़ी मजदूरों ने की। ये उस चीज़ को बताते हैं। और एनसीआरबी के आंकड़ों में फिर हर स्टेट में जो दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्याएं की वो आंकड़े भी दिए गए हैं। और ये आंकड़े साल 2021 के। तो साल 2021 में जो दिहाड़ी मजदूर थे उन्होंने उनकी संख्या कितनी थी जिन्होंने आत्महत्या की? 42,004। अब इसमें से सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले जो लोग थे वो थे दिहाड़ी मजदूर तमिलनाडु के, 7,673। वहीं महाराष्ट्र में 5,270 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्याएं की। वहीं मध्य प्रदेश में 4,657 लोगों ने आत्महत्या की। हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कार्यरत है। तो डबल इंजन की सरकार के बारे में ये लॉजिक दिया गया था बीजेपी के मिनिस्टर्स के द्वारा कि ज़्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य होगा, नीतियों का क्रियान्वयन होगा, जनता तक उसका लाभ पहुंचेगा। तो ये कैसा लाभ पहुंच रहा है कि लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रही है और उसके आंकड़े भी इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है, गंभीर चिंतन का विषय है। फिर तेलंगाना की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 4,223 लोगों ने आत्महत्या की। केरल में 5,345 लोगों ने आत्महत्या की। और गुजरात में 3,206 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। तो ये जो मैंने अलग अलग स्टेट के जो ये आंकड़े बताए या एनसीआरबी की रिपोर्ट में ही बताए गए हैं, और ये सारे आंकड़े जो भी बताए अलग अलग प्रदेशों के, ये दिहाड़ी मजदूरों के आंकड़े हैं जिन्होंने आत्महत्या की। तो ये सारी चीज़ें, आज का जो विषय था पूरा यही है कि इस तरीके से लोग, जनता, पब्लिक आत्महत्या के लिए मजबूर हो रही है। तो इसके पीछे गंभीर कारण निहित हैं और सरकार को अपनी आर्थिक नीति, उनके क्रियान्वयन कहाँ तक आपकी पॉलिसी धरातल पर उतर रही है, नहीं उतर रही है, जनहित में जनता तक जिसके लिए फॉर्मुलेट की गई है पॉलिसी उस जनता तक, उस तबके तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, इसको जांचने की बहुत ज़रूरत है। और पब्लिक को सेंटर में रख करके, आम पब्लिक को सेंटर में रख करके पॉलिसी के निर्माण करने की ज़रूरत है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये आंकड़े लगातार, जैसे हम देख रहे हैं 2017 से बढ़ रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसके लिए मुख्य रूप से बीजेपी की जो निजीकरण की पॉलिसी है वो भी जिम्मेदार है, बहुत बड़ी मात्रा में वो जिम्मेदार है। क्योंकि निजी क्षेत्र की कंपनियां उतनी मात्रा में लोगों को रोज़गार नहीं देती जितनी सरकारी कंपनियां देती हैं। और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता चला जाएगा, वहाँ पे स्थिति और गंभीर हो जाएगी।
अगर सारे सेक्टर्स जो है उसको निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो ये जो बिजनेस क्लास है उनकी मोनोपोली चल पड़ेगी फिर, और फिर सरकार उन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो ये गंभीर स्थिति है। हमें समझना होगा कि निजीकरण कभी भी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के हित में, आम जनता के हित में नहीं होता है। ये केवल एक उस क्लास के वर्ग के हित में होता है जो पूंजीपति क्लास है, कॉरपोरेट क्लास है। और कॉरपोरेट कितना होता है टोटल पॉपुलेशन का? मुश्किल से 5% से भी कम, यानी कि 95% जो जनता है उसका इससे अहित होता है। केवल 5% जनता फायदे में रहती है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि हमारी जो मोदी सरकार है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो किसके हित में काम कर रही है। यदि जनहित में काम कर रही होती तो ये चीज़ें, इस तरीके के आत्महत्या के हालात साल दर साल बढ़ नहीं रहे होते। तो ये आम जनता को अब समझना होगा। और साथ ही मोदी सरकार, जैसा कि कहते हैं हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, 70 साल राज करेंगे। तो आप 70 साल राज कैसे करोगे? बिना आम पब्लिक के सपोर्ट के 70 साल राज नहीं किया जा सकता है। और अगर आपको 70 साल राज करने की इच्छा है तो आपको पब्लिक को आधार में रखकर, आम जनता को आधार बीच में रख करके उसके हिसाब से पॉलिसीज़, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उनको फॉर्मुलेट करना ही होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये जो आंकड़े हैं जो हमने अभी आज यहाँ पे एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र किया, गोदी मीडिया ने इसे अभी तक अपने चैनल्स पर नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उनके लिए ये आंकड़े महत्व नहीं रखते हैं। आम जनता महत्व नहीं रखती, ये पूंजीपति महत्व रखते हैं, क्योंकि उनके ये चैनल्स हैं और इनका काम बस एक ही है, मोदी सरकार का महिमा मंडन करना। और ये उसी चाटुकारिता के काम में लगे रहते हैं। आम जनता की समस्याओं से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, उन मुद्दों को ये उठाते ही नहीं है। जितने भी ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये सारा गवर्नमेंट का एक चाटुकारिता करने में व्यस्त है और एक पीआर एजेंट के रूप में बनकर के तब्दील होकर के रह गया है। अब आज के वर्तमान परिदृश्य में इनको न्यूज़ चैनल की संज्ञा देना भी गलत है, क्योंकि ये वास्तविक जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का काम ही नहीं करते हैं। तो फिर इन्हें न्यूज़ चैनल कहलाने का, अपने लिए न्यूज़ चैनल शब्द का इस्तेमाल करने का भी कोई हक नहीं है। अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। मुझे सुनने के लिए, मेरे चैनल पर आने के लिए, इसको इतनी देर तक इतना पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।